बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? इसको हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। आज का कंटेंट में शामिल है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, टाइप, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इंट्रोडक्शन। स्ट्रोक इज़ द फिफ्थ लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द यूएस। स्ट्रोक एक पाँचवीं बड़ी बीमारी है जो मौत की वजह बनती है। हर 4 सेकंड में एक पर्सन की डेथ हो जाती है। फॉर ब्लैक पीपल इट इज़ द थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ। इट इज़ द सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड वाइड। अप्रोक्सीमेटली 8 लाख पीपल हैव स्ट्रोक एवरी ईयर and then every 40 seconds one people die. Stroke occurs due to problem with the blood supply to the brain. Either the blood supply is blocked or a blood vessel within the brain rupture, causing the brain tissue to die. स्ट्रोक की दो बड़ी वजूहत होती हैं, जिनमें या तो जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती हैं। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है और ट्रीटमेंट इसकी एज सुन एज पॉसिबल करनी चाहिए। Definition. Stroke is defined as clinical syndrome of rapid onset of cerebral deficit lasting more than 24 hours and leading to death with no apparent cause other than a vascular one. तो जो स्ट्रोक है ये क्लिनिकल सिंड्रोम, क्लिनिकल बेसिस पे हम इसको डायग्नोस करते हैं। ये रैपिड ऑनसेट होती है और ये सेरिब्रल डेफिसिट काज करती है 24 घंटे से पहले। स्ट्रोक इज़ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। स्ट्रोक इज़ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई। हमने पढ़ा था कि ब्लड सप्लाई की वजह से ही ये स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक हैपन व्हेन ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन अटैक। तो देखते हैं कि पहली काज होती है ब्लड क्लॉट कैन फॉर्म ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान ब्लड क्लॉट बन जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान ब्लड क्लॉट बनता है और ब्लड क्लॉट ट्रैवल इन द ब्रेन ब्लड स्ट्रीम। एओर्टा से होता हुआ ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जाता है और उधर से होता हुआ ये जो है हमारी दिमाग की जो रगें हैं उसको जाके ब्लॉक कर जाता है और स्ट्रोक हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर कैंसर। कैंसर के बाद ये थर्ड कॉज है जो डेथ पैदा करती है। उसके बाद है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी। ये सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हो सकता है। प्रीवलेंस ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया इज़ 1.54 पर 1000। Death rate about 6% about 1000. Incidence and prevalence is on the rise due to increasing adaptation of unhealthy lifestyle. Unhealthy lifestyle की वजह से भी हो सकता है और increasing लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर मॉडिफाइएबल भी होते हैं और नॉन मॉडिफाइएबल भी होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो को हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते उनमें एज है। अगर ओल्ड एज पीपल है तो उसमें स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेल पेशेंट में ज़्यादा होते हैं। अगर रेस की बात करें तो अफ्रीकन जो अमेरिकन है उनमें ज़्यादा होता है। एशियन पीपल में, क्योंकि एशियन पीपल में लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और हिस्पैनिक। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक हो तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है। और लो बर्थ वेट जो वक्त से पहले बच्चा पैदा होता है उनमें भी ये होता है। मॉडिफाइएबल लाइक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इस्केमिक स्ट्रोक होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से भी हो सकता है। अदर काजेज लाइक कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़, डिसलिपिडेमिया, सिकल सेल डिजीज़, एसिम्प्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस एंड पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करना और डाइट की वजह से भी हो सकता है। There are 3 types of stroke.
ischemic stroke, hemorrhagic stroke and transient ischemic attack. ट्रांजिएंट ischemic अटैक थोड़ी देर के लिए आता है। अब देखते हैं ischemic स्ट्रोक क्या होता है और हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। ischemic स्ट्रोक में जो होता है ब्लड क्लॉट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड टू एन एरिया ऑफ द ब्रेन। ischemic स्ट्रोक में जो है हमारी जो आर्टरी या वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को प्रॉपर खून नहीं मिलता और वो जगह इन्फार्क्शन कर जाती है, तो उसको ischemic स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक में इसके बिल्कुल उलट होता है कि हमारी जो वेन्स है या आर्टरी होती है वो फट जाती है। वीक या डिजीज्ड ब्लड वेसल रप्चर होती है, जिसकी वजह से जो खून है वो हमारे ब्रेन पैरेन्काइमा में जाता है और टिश्यू की डेथ हो जाती है। ब्लड लीक इनटू द ब्रेन टिश्यू। व्हाट ischemic स्ट्रोक? एरिया ऑफ डिप्राइव्ड ब्लड मतलब ischemic स्ट्रोक में जो दिमाग का एरिया होता है उसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आर्टरी है उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक या प्लाक आया हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे दिमाग के एरिया में उसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता। हेमोरेजिक स्ट्रोक में हमारी जो आर्टरी होती है वो रप्चर हो जाती है। वीकेंड वेसल रप्चर काजिंग ब्लीडिंग इन द ब्रेन। ब्लीडिंग की वजह से एरिया ऑफ ब्लीडिंग, ये देखें यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। ischemic stroke, blood clot stops the flow of blood to an area of the brain called ischemic stroke. कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो जाए तब भी हो जाता है। एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड बाय TIA क्या करता है? ब्लड क्लॉट बनाता है। ब्लड क्लॉट जब बनता है तो जो हमारा ब्रेन का एरिया है वो इस्कीमिया हो जाता है। कुछ देर के लिए होता है, ये लेस दैन 24 आवर या लेस दैन 30 मिनट्स के लिए ये ब्लॉकेज करता है। What are the causes of TIA? TIA causes large artery atherosclerosis, cardio-aortic embolism, small artery occlusion. Other causes undetermined causes like cardiogenic embolism, cryptogenic embolism, incomplete evaluation and unclassified. Here is the left ventricular thrombi. जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बाई बनती है तो हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासर होती है। कार्डियोजेनिक एम्बोलाई हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एओर्टिक प्लाक, कैरोटिड आर्टरी प्लाक। फिर ब्लॉकेज होती है तो फिर जो ब्लड है वो हमारी दिमाग की रगों में कम हो जाता है और इंट्राक्रेनियल जो इस्कीमिया हो जाता है। ब्लड फ्लो रिड्यूसिंग ड्यू टू कैरोटिड स्टेनोसिस एंड पेनिट्रेटिंग आर्टरी डिजीज़ में ये हो सकता है। व्हाट इज ischemic stroke? Ischemic stroke is the most common form of stroke. About 80% of stroke is the ischemic stroke. इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा पीपल में जो होता है वो ischemic stroke होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज़ कॉज्ड बाय ब्लॉकेज। हमने आपको पहले बताया है कि ischemic स्ट्रोक में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। नैरोइंग द आर्टरीज दैट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रिजल्टिंग इन ischemia, सेवरली रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ischemia क्या होता है? ischemia में हमारी जो ब्लड सप्लाई है दिमाग की वो कम हो जाती है। ये क्यों होता है? ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज की वजह से। दिस ब्लॉकेज ऑफन कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट्स. Clots can cause fatty deposits within the arteries called plaque. जो फैट जमा हो जाती है हमारी आर्टरी या वेन में उसको हम प्लाक कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी में ischemic स्ट्रोक है, लोकल थ्रोम्बस बन जाता है। लोकल थ्रोम्बस बनने की वजह से हमारी जो सेरिब्रल आर्टरी है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से डिक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो। आर्टरी बंद होने की वजह से जो हमारे ब्रेन पैरेन्काइमा में आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, लीड टू ischemia एंड इन्फार्क्शन पैदा करती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं ischemic स्ट्रोक की? जो प्लाक बनता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, कार्डियोजेनिक प्लाक होता है, और पेनिट्रेटिंग आर्टरी डिजीज़ भी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं कि ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है। एथेरोस्क्लेरोटिक क्या करता है? प्लाक बना देता है आर्टरी या वेन में एंड या रप्चर ऑफ द आर्टरी
उसके बाद क्या होता है, कोलेजन और प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है और थ्रोम्बस बन जाता है इंट्राक्रैनियल वेन में। प्लाक जब बनता है तो या वो रप्चर हो जाता है, रप्चर जब होता है तो वो जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है या फिर जो छोटी आर्टरी स्मॉल आर्टरी होती है ब्रेन की, उधर जाके क्लॉट बना देता है, सेरिब्रल सर्कुलेशन को मुतासर करता है, हाइपरफियन हो जाती है और एओर्टोजेनिक इंट्राक्रैनियल आर्टरीज या एक्स्ट्राक्रैनियल आर्टरीज की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या काजेज हो सकती हैं। कार्डियोजेनिक शॉक ब्लड स्टैसिस करता है। इसमें क्या होता है कि क्लॉट जो आयोर्टा टू सेरिब्रल परफ्यूजन होता है, ये यहाँ देखें कि कार्डियोजेनिक शॉक देखें कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हो सकता है, वाल्व डिजीज़ हो तब भी हो सकता है, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बोई में हो सकता है, एओर्टिक आर्च प्लाक बन जाए तब भी हो सकता है, ब्रैकियोसेफेलस प्लाक में भी हो सकता है, एम्बोलाइजिंग कैरोटिड प्लाक और लीड टू इंटरनल क्रेनियल इंट्राक्रैनियल एथेरोस्क्लेरोसिस। कार्डियोजेनिक शॉक में ब्लड स्टैसिस होता है, जो क्लॉट बनता है फ्रॉम एओर्टा टू द सेरिब्रल सर्कुलेशन, लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, प्रोस्टेटिक वाल्व एंड अदर कंडीशन ऑफ द हार्ट दे कैन लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट बनता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई मुतासर होती है। हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक आर काज्ड बाय आर्टरीज इन द ब्रेन, आइदर लीकेज ब्लड और बर्स्टिंग। हेमोरेजिक स्ट्रोक में जो होता है आर्टरी हमारी बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट होने की वजह से जो खून होता है वो हमारे ब्रेन कायमा में जम जाता है और फिर इन्फेक्शन पैदा करता है। रप्चर कैन बी काज्ड बाय कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, ट्रामा, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन एंड एनोरिज्म्स, वीकनेस इन द ब्लड वेसल्स। अगर हमारी ब्लड वेसल वीकन हो या कमज़ोर हो तब भी आर्टरी रप्चर हो सकती है, या हम कुछ मेडिकेशन लेते हैं जैसे एस्पिरिन बार बार ले तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो कमज़ोर हो जाती है और वो फटने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन विद ग्रेटर ब्लीडिंग इन द सबस्टेंस ऑफ ब्रेन। अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल्ड हो तो वो हेमोरेजिक स्ट्रोक काज कर सकता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक जो ज़्यादा कहाँ पे होता है, बेजल गैंग्लिया में होता है 60%, पोन्स में 10%, सेरिबेलर में 10%, काउडेट में भी होता है। काउडेट में ब्लीडिंग होगी तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल है इसके यहाँ पे खून जमा होगा, थैलेमिक, ये थैलेमिक एरिया, यहाँ पे खून होता है। इंटरवेंट्रिकुलर, जब ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल जो पोस्टीरियर हॉर्न में इधर आ जाए, इंटीरियर हॉर्न में आ जाए या थर्ड वेंट्रिकल हमें आ जाए तो ये इंटरवेंट्रिकुलर एक्सटेंशन होती है। लोबर या लोब जो होती है हमारी पोस्टीरियर लोब, उसमें आ जाए तो ये 10% इसके काजेस हो सकते हैं। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन लीड टू हेमोरेजिक स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन इन द बेसल गैंग्लिया। हियर इज द स्मॉल हेमोरेजिक स्ट्रोक, हियर इज द ब्लीड इन द थैलेमिक एरिया। Here is the large hemorrhagic stroke, basal ganglia and intraventricular extensions. पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक की। हेमोरेजिक स्ट्रोक ड्यू टू सबरकनेड हेमोरेज। सबरकनेड हेमोरेज क्यों होता है? ट्रामा की वजह से होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। रप्चर ऑफ इंट्राक्रैनियल एनोरिज्म, जब हमारी जो आर्टरीज हैं वो कमज़ोर हो जाएं, एनोरिज्म हो जाता है, रप्चर हो जाती हैं। रप्चर ऑफ एओर्टो एवी माल फॉर्मेशन भी हो सकता है। और इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज क्यों हो सकता है? रप्चर विद इन द ब्रेन काइमा लीडिंग टू हेमाटोमा, हेमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द ब्रेन पेनिकाइमा। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन लीड टू इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। एंटी थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी लीड टू इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। सबड्यूरल हेमाटोमा कब होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड बिलो द ड्यूरा मैटर इज कॉल्ड सबड्यूरल हेमाटोमा। ट्रामा की वजह से ये हो सकता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक? हम क्या देखते हैं स्ट्रोक में? हमारे पास पेशेंट कौन से साइन शो करते हैं? साइन की बात करें तो स्ट्रोक में वीकनेस होती है, जो पेशेंट आता है उसकी वीकनेस होती है। सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और सडन नमनेस इन द फेस, आर्म और लेग्स, इवन टेम्परेरी। तो हमारे बाजू में या फेस में
फेस पे के ऊपर आर्म और लेग्स में वीकनेस हो सकती है। ट्रबल स्पीचिंग, वो जो पेशेंट आता है उसको बोलने में बहुत मसला होता है, सडन डिफ़िकल्टी होती है, या स्पीक अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है, कंफ्यूज पेशेंट होता है। विजन प्रॉब्लम हो सकता है उसको, या सडन ट्रबल विद विजन और टेम्परेरी हेडेक, उसको सर दर्द की शिकायत हो सकती है। डिजीनेस, वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है ऐसे कि उसको नींद आ रही है। सडन लॉस ऑफ बैलेंस भी हो सकता है इसमें। तो ये सिम्टम होते हैं, साइंस होते हैं जो हमारा अगर हम खुद को देखें कि हमें ये मसाइल हैं तो हमें हो सकता है कि अटैक आया हो। वीकनेस हो सकती है, हमें बोलने में मसला होता है, हमारी जो नज़र है वो या तो कमज़ोर होती है या धुंधला हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, और हम डिजीनेस, हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है। सिम्टम्स क्या, स्ट्रोक अकर्स क्विकली, ये बहुत ही जल्दी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मोस्टली अपीयर्स सडनली विदाउट वार्निंग्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी ही आ जाते हैं, उसमें कोई वार्निंग नहीं होती। द मेन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक एज कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूज़ होता है, उसको बोलने में मसला होता है, बोलने और समझने में उसको मसला होता है। सर दर्द की शिकायत अक्सर लोगों में देखी जाती है, और उसका अनकॉन्शियस लेवल जो होता है वो बहुत ही डिक्रीज होता है। और वोमिटिंग, हेडेक, altered level of consciousness and vomiting are the main symptoms of hemorrhagic stroke और ischemic stroke में। इसमें जो पेशेंट का GCS होता है वो कम हो जाता है। और सिम्टम देखते हैं, नमनेस ऑफ द फेस हमारा जो है वो उसमें पेन महसूस नहीं होता। आर्म, लेग्स, पर्टिकुलरली वन साइड ऑफ द बॉडी जो है हमारी वो वीक हो जाती है। ट्रबल विद सीइंग, वही ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है। ट्रबल विद वॉकिंग, वन साइडेड जो है पैराप्लेजिया या हेमीप्लेजिया हो जाता है, उसकी वजह से वॉकिंग में मसला होता है। डिजीनेस होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन एडिशन इन सिम्टम्स के साथ साथ कुछ और सिम्टम भी हो सकते हैं, लाइक ब्लैडर और बोवल कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकता है, उसको पेशाब करने में मसला हो सकता है। डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, और हाथ और पाँव में दर्द भी हो सकता है टेम्परेचर चेंज की वजह से, और उसको मूवमेंट में भी मसला होता है। पैरालिसिस या वीकनेस इन वन और बोथ साइड ऑफ द बॉडी। ट्रबल कंट्रोलिंग और एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। डायग्नोसिस, स्ट्रोक हैपन फास्ट एंड will often occur before an individual can be seen by a doctor for proper diagnosis। ये जो स्ट्रोक होता है बहुत तेज़ी से होता है, और इसका निमोनिक है कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। फास्ट इज़ अ निमोनिक, easy way to remember the signs of stroke। What are the signs of stroke? Face, does the face look uneven? Arm, does the one arm lift down? स्पीच में कोई मसला है? टाइम कितना हुआ है? ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें स्ट्रोक को। फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम, ये फास्ट। डायग्नोसिस, हम इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस पहले होती है फिज़िकल एग्जामिनेशन से, डेमोग्राफिक डाटा उसका इकट्ठा कर लेंगे, वाइटल साइन चेक कर लेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे, उससे मॉनिटर का मोटर असेसमेंट करेंगे, सेंसरी असेसमेंट और क्रेनियल असेसमेंट से हम डायग्नोसिस बता सकते हैं। दूसरा होता है कि हम इसके लैब टेस्ट करवा लें। लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट आता है, ब्रेन इमेजिंग आती है, लैब और रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन है ना, तो इसमें ब्लड टेस्ट आता है, ब्रेन इमेजिंग आता है, ब्लड और हार्ट वेसल्स टेस्ट होते हैं, लेग अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं कि इसको कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, और ट्रांसक्रेनियल डॉपलर भी हम इसमें करवाते हैं। तो पहला देखते हैं ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए, शुगर लेवल चेक करने के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग टाइम को चेक करने के लिए हम ये 3 टेस्ट करवा सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए, शुगर लेवल और ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ब्रेन इमेजिंग हम इस्कीमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक में फ़र्क मालूम करने के लिए भी करा सकते हैं। CT स्कैन डिटेक्ट ब्लीडिंग इन द ब्रेन। MRI डिटेक्ट डैमेज ब्रेन टिश्यू इन द MRA कब करते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी तब हम करते हैं जब ब्लड वेसल्स
को चेक करना हो कि ब्लड वेसल नैरो तो नहीं हो गई। जब सीटी स्कैन में प्रेफरेंस होती है, सीटी स्कैन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन स्ट्रोक। उसके बाद अगर उस पर कुछ नहीं मालूम हो तो फिर हम MRI करवाते हैं। अगर MRI भी नॉर्मल हो तो उसके बाद हम MRI करवाते हैं ब्लड वेसल्स की नर्विंग को चेक करने के लिए। हार्ट और ब्लड वेसल टेस्ट कौन से होते हैं? हार्ट ये ब्लड वेसल टेस्ट के लिए कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई क्लॉटिंग तो नहीं है आर्टरी में, जो क्लॉटिंग इन आर्टरी लीडिंग टू ब्रेन डैमेज। कैथीटर एंजियोग्राफी भी हम करवाते हैं। ये है पिक्चर, ये है फ्रंट ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, नॉर्मल सीटी स्लाइस ऑफ द ब्रेन। इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज बी में नज़र आ रहा है आपको, ये इतना सारा ब्लीड हुआ है और IV एक्सटेंशन भी हुई है यहाँ पे। इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज, ब्राइट वाइट एरिया, ये ब्राइट वाइट एरिया जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये हेमोरेज है। तो ये कैरोटिड डोपलर करवाते हैं, इसमें कैरोटिड अल्ट्रासाउंड होता है, रिज़ल्ट नॉर्मल और रिज़ल्ट नैरोइंग, ये हम देखते हैं। ये जो आपको ए नज़र आ रहा था ना फ़ोटो, ये कैरोटिड डोपलर का है, ठीक है। और जो बी ये रिज़ल्ट आ रहा है आपको, ये नॉर्मल है, इसमें आर्टरी और वेन्स हैं। जो आपको रिज़ल्ट सी नज़र आ रहा है, इसमें जो हमारी जो आर्टरी वेन है वो नैरो हो गई है। लेग अल्ट्रासाउंड क्यों चेक करते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस को चेक करने के लिए भी हम लेग अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, डीप वेन को मालूम करने के लिए। क्लॉट मूवमेंट ब्रेन लीड टू स्ट्रोक। ECG चेक करते हैं हम हार्ट की रिदम मालूम करने के लिए कि रेगुलर हार्ट रिदम है या इरेगुलर है। रिदमिक पैटर्न, स्मूथ ब्लड फ्लो हो तो ये रिदमिक पैटर्न होता है। अगर कोई डिफेक्ट हो तो डिफेक्ट लीड टू एरिथमिया, और एरिथमिया फॉर्म ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट लीड टू स्ट्रोक। ट्रांस क्रेनियल डोपलर भी हम करवाते हैं साउंड वेव चेक करने के लिए ना, कि मेजर ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स ऑफ हेमोरेजिक एरिया, कि हेमोरेजिक एरिया में जो ब्लड फ्लो है उसकी वेव कैसी है, उसके लिए हम ट्रांस क्रेनियल डोपलर भी करवाते हैं। तो ये आपको लेग अल्ट्रासाउंड का रिज़ल्ट दिखाया गया है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम चेक कर रहे हैं। इसमें जो एरिया है इन रेड में, ये वाला एरिया है, ये ब्लड फ्लो आर्टरी का होता है, और जो येलो एरिया है ये वाला, ये वेन्स का होता है। और इसमें तस्वीर में देखें कि आर्टरी की जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल है, जबकि वेन की ब्लड फ्लो है जो वो नॉर्मल नहीं है, उसमें ब्लैक आ गया है। तो नो ब्लड फ्लो इन अ वेन लीड टू क्लॉट। और ECG में हम क्या देखते हैं? ये ECG में हम देखते हैं कि हार्ट रेट जो है इसका कैसा है, रिदम जो है नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, ब्रेडिकार्डिया है या एरिथमिया है। तो ये फास्ट हार्ट रेट है, ये स्लो हार्ट रेट है, एरिथमिया होगा फास्ट हार्ट रेट में, ये फास्ट हार्ट रेट में एरिथमिया होगा, स्लो हार्ट रेट में ब्रेडिकार्डिया होगा, और इरेगुलर हार्ट बीट भी है। तो सिर्फ हम ये चेक करने के लिए कि दिल में ECG जो है शो करती है कि हार्ट रेट कैसा है, रिदम कैसा है उसका। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी जो ट्रीटमेंट है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।